मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एंड सिंगर सुशीला राघवाचार्य चूरू से यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम टॉपिक लेंगे, एक आसन है जिसे हम पद्मासन बोलते हैं। पद्मासन बहुत ही सुंदर और सुप्रसिद्ध आसन है, बहुत ही श्रेष्ठ आसन है। ध्यानात्मक आसन का बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। अगर हमें पद्मासन लगाना आ गया और हम लगा लेते हैं तो हमारा पूरा शरीर है वो 75% ठीक हो जाता है। पद्म का मतलब होता है कमल, जो कमल को कहते हैं पद्म। तो हम जैसे माँ सरस्वती, लक्ष्मी जैसे कमल पर बैठी हैं, तो पद्मासन लगा करके ही बैठी हैं वो कई जगह। जिस प्रकार से कमल है पानी में रहकर पानी से अलग रहता है, उसी प्रकार इस आसन का अभ्यास साधक को संसार में रह कर के और इस संसार से अलग क्षमताएं देता है, अलग विचारधारा देता है, अलग सोच देता है, अलग शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से अलग बनाता है। तो ये जैसे कमल के बारे में अब जैसे मैंने आपको बताया कि कमल पानी के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी इस पानी का, कीचड़ का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। वैसे ही पद्मासन जो व्यक्ति लगाते हैं उसका इस संसार पर, संसार का, इस नेगेटिव सोच वाले व्यक्तियों का, छोटी सोच रखने वाले व्यक्तियों का, और जो मतलब एक ज़्यादातर 90% लोग होते हैं उसका प्रभाव नहीं रहता। वो उससे निर्लय और अलग ही होता है। उसके विचार अलग होते हैं, उसकी भावनाएं अलग होती हैं, उसके दृष्टिकोण अलग होता है, उसका नज़रिया अलग होता है। तो पद्मासन जब हम लगा लेते हैं तो ये मानो कि बहुत कुछ शरीर का संतुलन ठीक हो जाता है। और पद्मासन लगाने के बाद में तो रीढ़ है वो बहुत ही सुंदर रहती है। रीढ़ बिल्कुल सीधी रहती है। इस आसन के अभ्यास में पहले कई सक्रियताओं का सहारा लिया जाता है। इसमें जैसे पहले पैर को फैलाया जाता है, फिर पंजों को मिला लिया जाता है, फिर पंजों को आगे पीछे दाएं बाएं गोलाई में घुमाया जाता है। मतलब छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं की जाती है। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, फिर बड़े बड़े आसन करते हैं, कठिन कठिन आसन करते हैं। उसके बाद में सूर्य नमस्कार की स्थिति आती है। फिर धीरे धीरे ये आसन है वो आराम से लगना शुरू हो जाता है। एक एक पैर से साइकिलिंग चलाना जैसी क्रियाएं करते हैं। दोनों हाथों की अंगुलियां हैं और मिला करके घुटनों के नीचे से पकड़ लें। और मतलब घुटनों की एक्सरसाइज जैसे ऊपर नीचे इस प्रकार से ऐसे करते हैं, इंटरलॉक करके, दोनों घुटनों इंटरलॉक करके वैसे करना चाहिए।
फिर क्या होता है कि दाएं पैर के घुटने को बाएं पैर के घुटने पर रखें, दोनों हाथों से दाएं घुटने को पकड़ें, कमर को सीधा रखें और फिर घुटने को छाती व पृथ्वी से बारी बारी से लगाएं। मतलब ये बाद में करके बताऊंगी मैं, अभी तो ये व्याख्यान चल रहे हैं। तो वही है, जैसे मैन यही है कि इसमें छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं को करना होता है। दोनों पैरों को करें, दोनों घुटनों की एक्सरसाइज करें, दाएं पैर को मोड़ें, दाएं घुटने के नीचे दायां हाथ और बायां रखें और इसको घुटनों की एक्सरसाइज करते रहें। मतलब मेन चीज़ में यही है, घुटनों को जैसे मतलब इस प्रकार से, जैसे ये ऊपर रखा और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करना होता है। घुटनों की करें, अंगुलियों की करें, अंगूठों की करें, जिससे क्या है कि घुटने बहुत ही लचकदार और अच्छे बन जाते हैं। कई पद्म आसन ऐसे और भी हैं जिसको करने के बाद में पद्मासन को आसानी से लगाया जा सकता है। इसके द्वारा शरीर के निचले भागों में लचीलापन आता है, उसमें लचक पैदा की जा सकती है उस आसनों के माध्यम से। पद्मासन की श्रेष्ठता क्या है? इसकी श्रेष्ठता को निम्न बिंदु हैं, उसके माध्यम से हम जान सकते हैं। शरीर पद्मासन में एकदम स्थिर रहता है। मतलब पद्मासन लगाने के बाद में रीढ़ सीधी हो जाती है और शरीर एकदम से स्थिर हो जाता है। पद्मासन में बैठने के अभ्यास को यदि बढ़ा दिया जाए तो पैरों में रक्त भ्रमण कम हो जाता है। शेष रक्त मस्तिष्क में ध्यान के लिए काम में आता है। जैसे पद्मासन लगाने से क्या होता है, मेन चीज़ इसमें यही होती है कि पद्मासन लगाने से हमारे पैर हैं उसको बांध दिया जाता है। बांधने से क्या होता है, रक्त भ्रमण है वो पैरों में नहीं जाता है और हमारे मस्तिष्क की तरफ चला जाता है, जिससे मस्तिष्क है वो ध्यान में लगा रहता है और उसमें बहुत ही अच्छा काम करना शुरू कर देता है। मेरुदंड तो सीधा रहता ही रहता है, आपको पता है, रीढ़ तो सीधी रहती है। रक्त भ्रमण क्रिया सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देती है। साथ ही नाड़ी संस्थान है, हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो पुष्ट हो जाती हैं। दोनों पैरों के तलवे ऊपर की ओर होने से, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखने से, दोनों तलवे पद्मासन जब लगाते हैं, मैं करके बताऊंगी आपको। पद्मासन लगाते हैं, तलवे ऊपर की तरफ होते हैं और ज्ञान मुद्रा, जैसे ये ज्ञान मुद्रा है, ये अंगुली को टच करना है, इस प्रकार से ये ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा को लगा करके घुटने पर रखने से पैरों, अंजों और अंगुलियों के पोरों से जो ऊर्जा बाहर की ओर बहती है उसका बहना बंद हो जाता है। ये मतलब अंगुलियों के, हाथों की अंगुलियों के और पैरों की अंगुलियां हैं, इससे क्या है कि हमारी ऊर्जा है वो बाहर निकलती है और हमारे पगथली और हथेली ज़्यादातर गर्म रहती है, क्योंकि ऊर्जा यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करती है। और इसको पद्मासन लगाने के बाद में, इसको मतलब बंद करने के बाद में क्या होता है कि ये ऊर्जा है बाहर नहीं निकलती है और समग्र शक्ति है वो हमारे अंदर ही विद्यमान रहती है। और नाभि की बाईं ओर स्थित, नाभि की बाईं ओर इधर साइड में जस्ट पास में सरस्वती नाड़ी होती है और दाईं एड़ी से
दबने से वो सुषुम्ना में से प्राण को प्रवाहित कर देती है। मतलब बाईं ओर, हमारी बाईं नाभि के बाईं ओर एक सरस्वती नाड़ी होती है जिसे सुषुम्ना भी कहते हैं, जो दाईं एड़ी जिसे मतलब पद्मासन लगाऊंगी तो मैं बताऊंगी आपको, दाईं एड़ी से दब जाती है। दबने से क्या होता है कि वो हमारा जो प्राण है वो सुषुम्ना में बहना शुरू हो जाता है। सुषुम्ना में बहने का मतलब दोनों सुर चलने लग जाते हैं। व्यक्ति है जो बहुत ही दिमागी और बहुत ही अनुभवी और सब प्रकार की आगे की जो घटनाएं है उसे महसूस होने लग जाती है। और ध्यान हमारा चाहे नासाग्र पर करो, नासाग्र मतलब यहाँ टिप है यहाँ पर करो, या भ्रू मध्य मतलब यहाँ करो, आज्ञा चक्र पर करो, दोनों जगह है ध्यान लगाया जैसा स्थिति पैदा की जाती है। तो ये हमारा पद्मासन के बहुत सारे टिप्स मैंने आपको बताए हैं और कुछ टिप्स और बताने का प्रयास करूँगी। जैसे पैरों के हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। गठिया है, साइटिका है की पीड़ा है वो दूर हो जाती है। साइटिका नाड़ी है जो हमारी इस कमर से लेकर के एड़ी तक जाती है, वो ज़्यादातर लोगों को मतलब ये प्रॉब्लम में देती है और बहुत से लोगों को ये चीज़ होने लगती है। एड़ी पेट में स्थित होने से, दोनों एड़ियाँ पेट पर स्थित होने से पाचन क्रिया भी बढ़िया जाती है, पाचन क्रिया सही हो जाती है, पुष्ट हो जाती है, मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है जिससे ध्यान में मदद मिल सके। पद्मासन की स्थिति के सभी ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ शांत हो जाती हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, वो कहीं भी नहीं अपना ध्यान भटकाती, कंट्रोल में आ जाती है। मेन बात यही है। और इसमें जो मतलब हमारा जो दिमाग है वो कुचर चक्कर पकड़ इधर उधर करता रहता है। हालांकि महिलाओं को तो नहीं करता, क्योंकि महिलाओं का जो हाइपोथैलेमस है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। पुरुषों में हाइपोथैलेमस है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा चक्कर पकड़ करते हैं इधर से उधर से, लड़कियां गुजरती हैं तो उसको कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसका ध्यान है वो भ्रू मध्य में लगाने से वो स्नायु ध्यान करने में स्नायु शक्ति है वो बढ़ जाती है। अब जैसे मैं आपको पद्मासन करके बताऊं। जैसे दोनों पैर सीधे इस प्रकार से, दायां पैर उसको मोड़ेंगे और अपनी बाईं जंघा पे सेट करेंगे, बायां पैर मोड़ेंगे, बाईं जंघा पे सेट करेंगे। इस प्रकार से ये होता है। जिससे मैं बता रही थी आपको, ये पतली है, ये इसका ऊपर की तरफ हो जाता है और ये पैर है इसका। और एक बात हो, पैर है ये एकदम से मतलब बंद जाता है, जिससे यहाँ के जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। और ऊपर की तरफ ध्यान कर रहे तो हमारा वो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जाएगा, दिमाग में जाएगा, ताकि हमारा वो ब्लड है दिमाग में जाने से हमारा दिमाग ज़्यादा सक्रिय होगा और ध्यान में ज़्यादा शक्ति लगेगी और ध्यान करने में हम एकाग्र हो पाएंगे। और इसका जैसे यहाँ बांधने से ये हो जाएगा। और इस पद्मासन लगाने से, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है कि ये जैसे इसमें ये भी इसके पॉइंट होते हैं, हथेलियों में पॉइंट होते हैं, पैरों में हथेलियों में पॉइंट होते हैं। तो ये पॉइंट है, जैसे मतलब ये पॉइंट है,
इससे क्या होता है कि पूरे शरीर की ऊर्जा है वो बाहर इस पत्थलियों और हथेलियों से निकलती रहती है। तो यहाँ पद्मासन लगाने से ये पत्थलियाँ और हथेलियों से जो ऊर्जा बाहर निकल रही है वो ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी और हमारे अंदर विद्यमान रहेगी और हम ज़्यादा हमें शक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से और ध्यान लगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये लगाता है। और इससे क्या होता है, जैसे हमारी कमर गर्दन सीधी रहती है कि हम मुद्रा में हम बैठ सकते हैं इस प्रकार से, और कमर गर्दन इसमें ऑटोमेटिक ही सीधी रहती है, हम न चाहेंगे तो भी सीधी रहती है। तो इससे क्या है कि जैसे रीढ़ में जैसे पंख पड़ने की संभावना कम हो जाती है। आजकल देखा होगा आपने कुर्सियों पर लोग बैठते हैं तो कुर्सियाँ पीछे ऐसे होती है ऐसे, तो हमारी रीढ़ में पंख पड़ता है। तो रीढ़ में पंख पड़ेगा ये मतलब हमारे शरीर से रीढ़ पूरी शरीर से जुड़ी हुई है। वैसे 7 चक्र हैं लेकिन ज़्यादातर ये महत्वपूर्ण 6 चक्र हैं। 6 चक्रों के माध्यम से हमारी रीढ़ है वो हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। और चक्रों के बारे में भी मैंने पहले बता चुकी हूँ, चक्रों का एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, उसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो इस चक्रों के माध्यम से हमारी रीढ़ है से जुड़ी हुई है। तो अगर हमारी रीढ़ है वो स्वस्थ रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर रीढ़ स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। जैसे मेरी मम्मी जी हैं थे, इनके क्या है कि वो इस तरह बैठते थे ऐसे, तो पीछे से रीढ़ बहुत ज़्यादा पंख पड़ गया था उसमें। और मैंने बोला भी था माँ को करो, लेकिन जब 50 वर्ष हो गए थे बंक पड़ते पड़ते, तो अब धीरे धीरे कुछ करेंगे तो भी बुढ़ापे में क्या होता है। लेकिन फिर भी कोशिश की थी बेचारी ने योग करने की, अनुलोम विलोम कपालभाति कह भी रही थी कि बेटा मैं करती हूँ तो तुम ठीक होगी तो फिर मैं मालूम मैं भी ठीक हो जाऊँ। लेकिन बुढ़ापे की हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और वो चटक जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि मैंने ये भी कहा था कि थेरेपी ले लो, बहुत सी चीज़ों को लिए सजेस्ट किया था, लेकिन बेटा बोले कि करूँगी तो हड्डियाँ टूट जाएंगी, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं दवाई लेते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है अब तो उनकी यादें साथ में हैं, दुख बार बार में होता है क्योंकि माँ का दुख कभी भुलाया नहीं जा सकता, माँ कभी भुलाई नहीं जाती, माँ माँ ही होती है। माँ अपने बच्चे पर सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, खुद मरने के लिए तैयार हो जाती है अपने बच्चों के लिए। तो उसको और ये भी नहीं कि उसको कोई तकलीफ़ होती है, वो सहज से ये स्वीकार कर लेती है कि मेरे बच्चे फले फूले, मैं तो चली जाऊंगी 2 दिन की, कोई खास बात नहीं है, माँ का कोई कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब और फेसबुक के सभी मेरे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक और यूट्यूब के लाइव सेशन में जो हमें प्रमोट कर रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।